बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। पंजाब और केपीके में अगर निज़ाम को वीटो किया गया, इंतखाबात ना करवाए गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। कौन कह रहा है, कब लगेगा, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ही इलेक्शन होंगे, वरना नहीं। अगर अब केसेस नवाज शरीफ के ख़त्म ना हुए तो फिर कोई भी वक्त हाथ में नहीं आएगा। और क्या क्या बातें हुई लंदन में, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। और एक मुनाफ़क़त देखें आप हुकूमत की। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं गुज़श्ता रोज़। उसके लिए इनके पास सिक्योरिटी भी है, इनके पास पैसे भी हैं, लेकिन पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं। इतनी बड़ी मुनाफ़क़त है, इसकी वजह क्या है ये भी आप तक पहुंचाते हैं। और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि हमारे पास जो हज कोटा आता है, हमारे पास इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें मसूल होती हैं शहरियों की जानिब से जो हज का फ़रीज़ा अदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी कुरानंदाज़ी करके उन लोगों को जो है वो हज पे ले जाया जाता है। इतनी बड़ी तादाद होती है, लेकिन इस बार बग़ैर कुरानंदाज़ी के ही लोगों को भिजवाया गया है। और जो कोटा है वो कोटा भी हमें वापस करना पड़ा, इतनी भी दरख्वास्तें मसूल नहीं हुई। आप अंदाज़ा करें ये हालात हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं केपीके और पंजाब में जो इंतखाबात होने थे 14 मई को पंजाब में और उसके बाद केपीके में, वो इंतखाबात अब नहीं होने जा रहे, जिसके तनाजुर में इमरान खान साहब ने 5 जलसों का ऐलान किया है। 10 मई से वो 14 मई तक वो जलसे करेंगे, और जलसे करेंगे वो जीटी रोड के ऊपर। किसी साइड पर नहीं जा रहे, किसी स्टेडियम में नहीं जा रहे और किसी दूसरी ग्राउंड में नहीं जा रहे। ये भी एक हिकमत अमली अपनाई गई है। पहला जलसा तो वो कामोकी में कर रहे हैं, उसके बाद 10 को करेंगे कामोकी में, 11 को वो करेंगे गखड़ मंडी में जीटी रोड में, 12 को वो करेंगे लाला मूसा में, फिर उसके बाद 13 को वो करेंगे गोजर खान में, और 5वां और आखिरी जलसा वो करेंगे अटक में। यहाँ पर इमरान खान साहब ये जलसे करेंगे और मोबिलाइज करेंगे लोगों को। और जो ये इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की जा रही है, उसके ऊपर ही वो यकीनी बात करेंगे। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं उनकी। जहां जहां पर जलसे करने जा रहे हैं उनकी मुकामी क़यादत जो है वो मीटिंग्स कर रही है, और जलसों के लिए तैयारियां जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आज समाअत चल रही थी। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें बड़ा अहम बयान दिया उन्होंने कहा कि आइन की के अंदर 90 दिन की मुद्दत है ये इंतखाबात करवाने की असम्बलियों की, तो निगरान सेटअप की मुद्दत भी जो है वो भी 90 रोज़ के लिए होती है। अब 90 रोज़ तो गुजर चुके हैं, निगरान सेटअप चल रहा है पंजाब में भी और केपीके में भी, और ये बिल्कुल गैर आइनी सेटअप चल रहा है, गैर कानूनी तरीके से ये काम कर रहे हैं। जितने भी ये बिल पास कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं, वो सब के सब गैर आइनी और गैर कानूनी है। और ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार का पैसा खर्च रहा है, ये मुबैना तौर पर इनके ज़ाती अकाउंटों में जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब भी पीटीआई की हुकूमत आई पंजाब और केपीके में, ये दोनों जो निगरान वज़ीर आला हैं और इनकी कैबिनेट, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत हम मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी दोनों हुकूमतें हैं, और दोनों जो कैबिनेट हैं वो भी गैर आइनी हैं। तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है आर्टिकल 6 के हवाले से कि ये इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समाअत थी वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है इसके ऊपर ना, बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस के और दीगर जज साहबान के। फुल कोर्ट बनाने की बार बार मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तदा कर रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। अब ये हर जगह पे इनकी मंशा तो नहीं चलनी। आइन और कानून भी कुछ चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ चीज़ है, चीफ जस्टिस भी जो है वो कुछ चीज़ है, उनकी इज्जत है, उस इदारे का कोई एहतराम है। तो जनाब जरदारी साहब तो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ ये बातें करता है, ये करता है, वो करता है, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचें सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये किस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं
इधर से शर्जील मेमन आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करता है, फिर अताउल्ला तारड़ साहब आ जाते हैं, वो अटैक करते हैं, पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं, पूरा पूरा सेशन सुप्रीम कोर्ट को ये लताड़ते हैं, जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं। आज भी अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जजेस पर जो है वो खूब तनकीद की है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ इमरान खान, इसका मतलब ये हुआ कि जो इदारा इनकी पसंद का है उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो वो गद्दारी है, वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। जो इदारा इनकी पसंद का नहीं है, जो इदारे के लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं, ये कानूनी और गैर कानूनी कोई भी इकदाम करें, वो इदारे अगर खामोश नहीं रहते तो उन इदारों के खिलाफ खुली छुट्टी है, जो कुछ मर्जी आप कहते रहें। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बड़े खूब रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी मंशा के मुताबिक तो नहीं ये चल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट है, हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अटॉर्नी जनरल ने बड़ी मिसालें दी हैं कि फ़लाँ केस में जो है फुल कोर्ट बना, फ़लाँ केस में फुल कोर्ट बना। उस पर जो है वो फिर चीफ जस्टिस ने और साथियों ने भी उनके रिमार्क्स दिए कि आप जो बिल बना रहे हैं उसमें तो खुद आप एडमिट कर रहे हैं कि 5 से ज़ायद जज जो हैं वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, 6 जज हों या 5 जज हों। तो फिर इसका मतलब ये कि जो आपने कानून बनाया है वो फिर गलत कानून बनाया है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को ही वो कानून पसंद नहीं है। तो बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हुए हैं। हुकूमत इसमें फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है। हुकूमत वहाँ से भी अब भाग नहीं सकती। इन्होंने जल्दबाजी में और लालच में, मफाद परस्ती में ये जो बिल तो पास कर लिया है, लेकिन अब इनको भुगतना पड़ेगा। तो वो 3 हफ्तों के लिए इसकी समाअत केस की जो है वो मुलतवी कर दी गई है। एक बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन, हुकूमत जो है वो इस बात पर इलेक्शन नहीं करवा रही पंजाब में कि इनके पास एक तो 21 अरब रुपए नहीं है, दूसरा इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क के हालात बहुत संगीन है, दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी ने सर उठा लिया है, हालात बहुत पतले हो चुके हैं, इकॉनमी हमारी दुरुस्त नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो दूसरी जानिब आप देखें कि सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गुज़श्ता रोज़ करवाए गए हैं, उसके ऊपर इनके पास सिक्योरिटी मौजूद है, उन्हें आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर लगाने के लिए पैसा भी इनके पास वाफर मिकदार में है, और वहाँ पर कोई खदशात नहीं, कोई ख़तरात नहीं, वहाँ पर कोई दहशत गर्दी नहीं है। कराची जैसे शहर जहाँ पर टारगेट किलिंग की वारदातें ही नहीं थमती, वहाँ पर भी इंतखाबात करवाए गए हैं। वहाँ पर क्यों करवाए गए, इनकी मुनाफकत देखें, क्योंकि इनको पता है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी तमाम की तमाम इनके इशारों पर नाचती है। वहाँ पर इन्होंने खूब धांधला करना था और खूब धांधला किया इन्होंने। कोई भी जमात जो है वो इस इलेक्शन को कबूल नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पर इनको सूट करते हैं, वहाँ पर इलेक्शन भी करवा दिए गए, वहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो है वो हालात बहुत संगीन है। ये पूरी कौम ने देख ली इनकी मुनाफकत जो थी। तो अब तो ये सब लोग समझ गए कि पंजाब में ये इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे। इसके अलावा नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की लंदन में जो मुलाकात हुई उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अब वफाक में आपकी हुकूमत है, अपने भाई जी को उन्होंने कहा है, सारा कंट्रोल आपके पास है, ताकतवर हल्के इस वक्त आपके साथ चल रहे हैं, आपके इशारों पर चल रहे हैं और आप भी उनके इशारों पर चल रहे हैं। यही वक्त है मेरे केसेस ख़त्म करवाने का। अगर आप लोगों ने अब मेरे केसेस ख़त्म ना करवाए तो फिर कोई भी वक्त ऐसा नहीं आएगा जिस वक्त में मेरे केसेस ख़त्म हो सकें, क्योंकि अगर अब केसेस ख़त्म ना हुए, इलेक्शन हो गए, तो हम इलेक्शन बुरी तरह से हार जाएंगे, पिट जाएंगे, तो हुकूमत दोबारा पीटीए की आ जाएगी। तो मेरे तो ये केसेस जो हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे। उन्होंने फिर डांट भी जो है वो भी डांट डपट भी की है अपने छोटे भाई की। उन्होंने कहा आपने तो अपने सारे केसेस ख़त्म करवा लिए हैं, आप वजारत उज़्मा के मज़े भी ले रहे हैं, आप केसेस ख़त्म करवा चुके हैं, सारा कुछ आपने अपनी राहें जो हैं वो सीधी कर ली हैं, अपने रास्ते से कांटे आपने सारे चुन लिए हैं। मेरा रास्ता क्यों क्लियर नहीं किया गया? मैं उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाने दूंगा और ना ही अपनी पार्टी के कारकुनों को, वर्कर्स को कहूँगा कि इलेक्शन लड़ें जब तक मेरे केसेस ख़त्म ना किए गए। और मरियम नवाज साहबा ने भी यही कहा है कि अगर आपके वालिद साहब केसेस ख़त्म ना हुए तो फिर केसेस ख़त्म नहीं होंगे, इन पर प्रेशर डालें आप। तो जनाब वहाँ पर ठीक ठाक सरजनिश हुई है और उसी के बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन नहीं हो सकते, पंजाब में भी नहीं हो सकते, ये है फ़लाँ है टमकान है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इनको वाज़े कह दिया गया है कि जब तक मेरे केसेस ख़त्म नहीं होंगे इलेक्शन की तरफ नहीं जाना हमने। और सबसे बड़ी अहम तशवीश की जो बात है नाज़रीन,
पाकिस्तान जब से बना है, इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, मुआशी हालात कैसे हैं, और इसके अलावा हमारी महंगाई की कौम जो है वो किस तरह पिस चुकी है महंगाई की चक्की में। हज कोटा जो हमें मिलता था उसका आधा हिस्सा सरकारी कोटे में दिया जाता था, आधा प्राइवेट में दिया जाता था। फिर उसके लिए सरकारी कोटे के लिए लोग जो हैं वो दरख्वास्तें देते थे। दरख्वास्तें इस कदर ज़्यादा होती थी, कई गुना ज़्यादा होती थी कोटे की निस्बत में। इस साल जो कोटा दिया गया वो 1,89,210 लोगों के लिए कोटा दिया गया था हज का। इतने लोग जो हैं वो हज कर सकते थे, आज़मीन हज पर जा सकते थे। उसका आधा हिस्सा सरकारी कोटा था। आप सोचे उसके आधे हिस्से पर भी लोगों ने दरख्वास्तें नहीं दी हैं। उससे भी 10,000 से ज़ायद कोटा जो है वो हमें वापस भेजना पड़ा है। आप ये समझ लें कि वीज़े हमें वापस भेजने पड़े हैं, लोगों ने दरख्वास्तें नहीं दी। पहले कुरानदाजी होती थी, कई लाख लोग दरख्वास्तें देते थे, फिर कुरानदाजी की जाती थी। जिन लोगों के कुरानदाजी में नाम निकलते थे फिर वही लोग हज पर जाते थे, अपना फरीज़ा अदा करते थे हज का। अब इस कदर ना तो कुरानदाजी तो इसलिए करनी पड़ती है अगर कोटे से ज़्यादा दरख्वास्तें मसूल होती। आप सोचें कि 10,000 से भी ज़ायद का कोटा जो है हमें वापस भेजना पड़ा है। ये हालात हो चुके हैं लोगों के। एक तो हज इतना महंगा कर दिया गया, 12 लाख रुपए का तकरीबन सरकारी हज था इस साल जो है, जिस पर लोगों ने दरख्वास्तें दी। दूसरा, लोगों के अंदर सकत ही नहीं रही। अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। हमारी इकॉनमी इस कदर बैठ चुकी है, कारोबार नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत है आपके पास कि लोग हज पर नहीं जा सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जो सरकारी कोटा है वो वापस करना पड़ा हमें। तो मुल्क के हालात ये हो चुके हैं, इस नहज तक मुल्क को पहुंचा दिया इन हुक्मरानों ने, जालिम हुक्मरानों ने, जो सुबह शाम आते हैं और कहते हैं कि मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, ये वो फ्लांटिंग, इस तरह के झूठी बातें जो हैं वो सुनाते रहते हैं कौम को। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफिज़।